हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी भूगोल की किताब में 11वीं क्लास में जो हमारी दूसरी बुक चल रही है भारत का भौतिक पर्यावरण, उसमें हमारा 6वां चैप्टर चल रहा है मृदा, मिट्टी। और हमने मिट्टी के बारे में कल बता दिया था। ये भारत का मानचित्र है, मिट्टी के प्रकार इसमें दर्शाए गए हैं। कल हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में बताया था, जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। और आज हम इस भारत के मानचित्र में देखते हैं। पहले पढ़ाने से पहले हम बात करेंगे। देखिए बच्चों, तो देखिए भारत के मानचित्र में मिट्टियों के प्रकार दे रखे हैं, हम इंडेक्स में देखेंगे। सबसे पहली वन मृदा, जो वनों में पाई जाने वाली मृदा है। तो इसका ये जो डार्क वाला भाग है, ये वन मृदा के अंतर्गत आता है। ये जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में जलोढ़ मिट्टी आती है दूसरी, जो कि जितनी भी नदी घाटी क्षेत्र हैं, ये जो डॉट डॉट सी लग रहे हैं, ये जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र हैं। ये असम, पश्चिम बंगाल, इधर तटवर्ती इलाके। इसके बाद लाल व पीली मिट्टी। लाल व पीली मिट्टी में बड़े बड़े डॉट हैं, ये लाल व पीली मिट्टी के क्षेत्र हैं। ये आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल का मध्यवर्ती भाग, तमिलनाडु, ये क्षेत्र इसमें आते हैं। इसके अलावा काली मृदा में तिरछी लाइनें, तो ये देखिए बच्चों, ये काली मृदा है, जिसमें आपका एमपी आता है, मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, कर्नाटक का कुछ हिस्सा आता है और आंध्र प्रदेश का आता है। इसके बाद हम लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी हम देख सकते हैं ज़्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में। ये रहा असम वाला क्षेत्र, ये तटवर्ती इलाके, ये किनारे किनारे पश्चिमी किनारे में पाए जाते हैं। इसके अलावा शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी केवल राजस्थान, पंजाब और गुजरात वाले क्षेत्रों में ये शुष्क मिट्टी पाई जाती है। ये आपके 6 प्रकार हैं, इनको हम मानचित्र में हमने देख दिया है और समझा दिया है इस तरीके से। तो देख सकते हैं मिट्टी के प्रमुख प्रकार भारत में पाए जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे काली मिट्टी, काली मृदा। देखिए, काली मृदा का मतलब होता है जिसका रंग काला होता है, ठीक है, वो काली मिट्टी कहलाती है। देखिए, काली मृदाएं, जो काली मिट्टियाँ होती हैं, वो दक्कन यानी दक्षिण के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं, जो काली मिट्टी पाई जाती है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में ये गहरी काली मृदा पाई जाती है। इन मृदाओं को रेगर कहा जाता है, अंडरलाइन कर लेना। इन मृदाओं को रेगर मिट्टी और कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं मृणमय यानी मृत मिट्टी, गहरी और अपारगम्य, इनसे आसानी से आना जा सकता, यानी पानी आर पार नहीं होती हैं। ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और चिपचिपी हो जाती है, चिकनी होती हैं। ये सूखने पर सिकुड़ जाती है। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ती हैं। देखो बच्चों, जो आपने पोखर देखी हो, पोखर या तालाब, जब वह सूख जाता है गर्मियों में तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं बीच बीच में, उस प्रकार से ये मिट्टी होती है। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसमें स्वयं जुताई हो गई हो। नमी के धीमे अवशोषण, इसमें क्या होता है, नमी का धीमा अवशोषण होता है और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। इसमें महीन कण होते हैं, इसलिए इसमें नमी सोखने की अधिक क्षमता होती है और इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। तो हम देख सकते हैं ये काली मिट्टी का दृश्य है। इस तरीके से दरारें पड़ जाती हैं पोखर और तालाबों के सूखने पर, जब पानी नहीं रहता है। इसके कारण फसलों को, काली मिट्टी के सूखने के कारण फसलों को, विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है और वे फलती फूलती रहती हैं गर्मी वाले इलाकों में। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लौह, मैग्नीशिया एवं एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है। किसकी मात्रा? पोटास। लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का रंग गाढ़े काले और स्लेटी रंग के बीच की विभिन्न
आवाहों का होता है। इसके बाद में बच्चों लाल और पीली मिट्टी आती हैं। कौन सी मिट्टी आती है? लाल और पीली मिट्टी। तो देखिए बच्चों, लाल और पीली मिट्टी के बारे में बात करेंगे कि लाल मृदा का विकास जो है वो दक्कन के पठार के पूर्वी भाग तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ पर रवेदार यानी रवादार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। जो अग्नि से बनी होती हैं चट्टानें वो पाई जाती हैं, तो वहाँ पर इसका विस्तार पाया जाता है। पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्र की, पश्चिमी घाट जो है अरब सागर वक्त की तरफ भारत का जो घाट है उसके गिरिपथ यानी पर्वतों के निचले क्षेत्रों में एक लंबी पट्टी में लाल दुमटी मृदा पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती हैं। गंगा का जो मध्य भाग है उसके मैदानी क्षेत्रों में, दक्षिणी भाग में। इस मृदा का रंग जो है वो रवेदार, मृदा का लाल रंग रवेदार और कायांतरित चट्टानों में लोहे के व्यापक विसरण के कारण होता है, यानी लोहे के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है या होता है। जल योजित होने के कारण यह पीली दिखाई देती है, यानी जल में डूबने के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। महीन कण वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उर्वरक होती हैं, यानी उपजाऊ होती हैं। इसके विपरीत मोटे कणों वाली उच्च भूमियों की मृदाएं अनुर्वर होती हैं, अनुपजाऊ होती हैं। इनमें सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अगली आती है बच्चों लेटराइट मृदा। देखिए लेटराइट मृदा एक लैटिन शब्द लेटर से बना है, लेटराइट, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट, यानी ईंट के जैसी मिट्टी होती है वो लेटराइट मिट्टी होती है। लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। यहाँ झाना कहने का मतलब जहाँ तापमान अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है उन वाले क्षेत्रों में ये विकसित होती हैं। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण, यानी गर्मी वाले क्षेत्रों में जो वर्षा होती है उसके कारण तीव्र निच्छालन यानी घुल जाती है। उसका परिणाम है वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निच्छालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। सिलिका और चूना तो पानी के साथ में घुल जाते हैं, लेकिन लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक जो हैं वो मिट्टी में शेष रह जाते हैं। उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेज़ी से नष्ट कर देते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। इसके बाद देखिए तथा जो लोह ऑक्साइड है और पोटास की अधिकता होती है इसमें लेटराइट मिट्टी में। परिणाम स्वरूप लेटराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं होती हैं। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों की वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त होती हैं। कहने का मतलब जो काजू की खेती होती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में, उनके वृक्षों के लिए यह मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है। मकान बनाने के लिए लेटराइट मृदाओं का प्रयोग ईंट बनाने में किया जाता है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लेटराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब आता है शुष्क मृदाएं। शुष्क यानी जिनमें नमी नहीं पाई जाती, सूखी होती हैं। तो देखिए बच्चों शुष्क मृदाओं का रंग लाल से लेकर किशमिशी यानी किशमिश जो होती है उस तक जैसा होता है। ये सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती हैं। यानी संरचना में तो ऐसी लगती है बलुई मिट्टी है, रेतीली मिट्टी, और प्रकृति से ये लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को क्या करते हैं, वाष्पीकरण करके नमक प्राप्त किया जाता है। शुष्क जलवायु उच्च, ये देखिए शुष्क मिट्टी का ये एरिया दिखाया गया है इसमें, ये शुष्क मिट्टी को दिखाया गया है। तो शुष्क जलवायु उच्च रिसाव सीमित हो जाता है इसमें, इसलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधों की सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। ये मृदाएं विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में अभिलक्षणिक रूप से विकसित हुई हैं। ये मृदाएं अनुर्वर हैं क्योंकि इनमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद में बच्चों लवणीय मिट्टी, लवण मृदा, सीधा संबंध है। जिनमें लवण पाए जाते हैं वो लवणीय मिट्टी कहलाती है। तो देखिए
ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। अनुपजाऊ होती हैं ये मृदा। लवण मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, अतः ये अनउर्वर होती हैं, अनुपजाऊ होती हैं और इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उगती है। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब आबोहवा के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। ये मृदाएं, ये मिट्टी जो है वो शुष्क और अर्धशुष्क तथा जलाक्रांत क्षेत्रों में और अनुपों में पाई जाती, यानी शुष्क सूखे वाले क्षेत्रों में और जहाँ जल अधिक पाया जाता है वहाँ पर पाई जाती हैं। इनकी संरचना जो है बलुई से लेकर धूमिठी तक होती है। इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। लवण मृदाओं का अधिकतर प्रसार पश्चिमी गुजरात है, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में है। कक्ष के रन में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से, जो डेल्टा प्रदेश है वहाँ पर समुद्र का जब ज्वार आता है तो पानी बढ़ जाता है, वहाँ भर जाने से लवण मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद अत्यधिक सिंचाई वाले, जहाँ पर अधिक सिंचाई होती है, पानी दिया जाता है फसलों में, वाले गहन कृषि क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में, जहाँ हरित क्रांति शुरू हुई उनमें उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी अब लवणीय होती जा रही हैं अधिक पानी की कारण। शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। केशिका क्रिया क्या होती है बच्चों? इसमें क्या होता है, पानी जब मिट्टी में भरा रहता है तो मिट्टी के जो लवण हैं वो मिट्टी में घुल जाते हैं और पानी के साथ में ऊपर आ जाते हैं। जब पानी उसमें सूख जाता है तो वो लवण ऊपरी परत पर रह जाते हैं। इसे कहते हैं केशिका की क्रिया। इसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में नमक जमा हो जाता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में, मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। हाँ तो बच्चों, ये कुछ मिट्टियाँ थीं। आगे की मिट्टियाँ हम बाद में पढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।